हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप समझेंगे, वो है शांता। क्या है टॉपिक? विस्कोसिटी। और ये जो टॉपिक है आपके लिए नया है। हालांकि 11th क्लास में मुलाकात हुई होगी, लेकिन थोड़ा सा नया है ही। और ये जो टॉपिक है शांता, आसान भी है, कठिन भी है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आसान है, बाकी का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और न्यूमेरिकल इसके आते ही हैं शांता के। फ्लूइडायनेमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें भी जो हमारा फ्लूइड है वो मोशन में होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि शांता में, विस्कोसिटी में, हम जिस फ्लूइड को डिस्कस करेंगे वो फ्लूइड जो होगा वो नॉन आइडियल होगा। मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हम ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो भी हम सब लोगों ने पढ़ा, चाहे हमने बर्नौली थ्योरम्स पढ़ी, बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं जिसको, इसके अलावा हमने जो भी प्रेशर के बारे में पढ़ा, उन सब में हमारा जो फ्लूइड था वो था आइडियल, मतलब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, मतलब अशांत द्रव था। लेकिन अब जो है काम में ले रहे हैं, जाहिर सी बात, अब क्या पढ़ रहे हैं? शांता पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो लिक्विड है उनके लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लगेगा। क्या होता है, लेयर्स कैसे पाई जाती हैं, अभी बात करेंगे। लेकिन एक बात नोट कर लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है शांता का, ये नॉन आइडियल आप चाहो तो आप उसको नॉन आइडियल फ्लूइड, FLUID, नॉन आइडियल फ्लूइड्स जितने भी होंगे उनमें ये लगने वाला है। पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो दो तरीके का है। मतलब फ्लूइड का मतलब वो चीज़ है जो बह सके, और बहती हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक गैस और एक लिक्विड। ठीक है। और अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं, और अगला जो टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे गैसेस को। ठीक है। चलिए, अब शांता क्या है? शांता एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, मतलब एक गुण है। कैसा गुण है? चलो देखो, जैसे हमारे पास कोई नदी बह रही है और नदी का, अब पानी बह रहा है नदी का, तो लेयर्स होती हैं। माना ऊपर वाली लेयर है, फिर नीचे वाली लेयर होगी, और उससे नीचे वाली लेयर होगी, उससे नीचे वाली लेयर होगी, उसको नीचे वाली लेयर होगी। अब बनाना मत, इसको हम चेंज करेंगे अभी डायग्राम को। ठीक है, हमारे साथ इसको ना बनाए। आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो ऊपर वाली लेयर की होती है। उसके बाद नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी और कम होगी, उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी और कम होगी, उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी और कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और नीचे वाली लेयर चाहती है, जैसे हम ये सोचें कि कैसे काम कर रहा होगा, तो इसको समझें। इस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो नीचे वाली लेयर को, जो ऊपर वाली लेयर है, वो चाहती है कि साथ चले। आप बस समझो, ऊपर वाली लेयर जो है वो चाहती है कि नीचे वाली लेयर भी मेरे साथ चले, इसलिए इसको खींच के ले जाना चाहती है। तो आगे की तरफ एक फोर्स लगाती है, और नीचे वाली लेयर सोचती है कि यार ये कैसे ऊपर जा रही है, तो उसको वापस खींचना चाहती है। तो कहने का मतलब दो लेयर्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और लाइक अ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन भी क्या है? रिलेटिव मोशन को रोकता है, या रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रही है। समझो, अब यदि इसका कोई भी वेग है तो नीचे वाली लेयर क्या चाहती है? कि ये ना जाए, और ये लेयर क्या चाहती है? कि ये चली जाए। और भी नीचे वाली लेयर वो क्या चाहती है? कि ऊपर वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर क्या चाहती है? कि नीचे वाली लेयर कैसे चले? मेरे साथ में चले। और नीचे वाली लेयर क्या चाहती है? कि नहीं साहब, ये कैसे जा रही है, मैं तो बहुत कम वेग से चल रही हूँ या रुकी हुई हूँ। नीचे वाली लेयर और क्या करेगी? वो चाहती है कि ये ना चले। ऊपर वाली लेयर क्या चाहती है? चले। ऐसे ही करके यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो नदियाँ आप देखोगे तो नदियों में नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और पानी कहाँ बहता है? ऊपर ही ऊपर। इसलिए नदी पार करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि आप भग के नदी को पार करोगे तो हमेशा बह जाओगे। यदि बहती हुई नदी में आप भग रहे हो पार करने के लिए, तो आप हमेशा बहोगे। क्यों बहोगे? क्योंकि पानी में क्या है? उत्प्लावक बल है। जैसे ही आपने पैर को रखा तो पानी ने उत्प्लावक बल लगाया। इसका मतलब पैर जिस स्पीड से जमीन तक टच होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अब बल लग रहा है उत्प्लावक बल।
तो आपने क्या किया, वक्ते वक्त हम क्या करते हैं, जब भी हम रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा पैर ज़मीन से बहुत कम टाइम के लिए टच में होता है, और जब हम शालीन तरीके से चलते हैं तो पैर हमारे ज़्यादा समय के लिए टच में होता है। तो जब हम भाग रहे हैं तो हमारे पैर का कांटेक्ट इस नीचे वाली लेयर के साथ हो ही नहीं रहा है। हमारा पैर यहाँ तक आता है, फिर हम दूसरा पैर डाल देते हैं, फिर यहाँ तक रह जाता है। तो हम फाइनली रहे कहाँ, हवा में रहे। और हवा में रहने के कारण देखो क्या है कि इस फ्लूइड में जो आपके पैर हैं दोनों, उसमें क्या है, उसमें वेलोसिटी है, तो आपके पैर क्या होंगे, बहेंगे, तो आप भी बह जाओगे। नदी को डेली पार करने वाले व्यक्ति को देखना ध्यान से, पहले वो एक पैर को धीरे धीरे यहाँ तक रखता है, जमीन तक। क्यों? क्योंकि जमीन से यदि टच हो गया तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, लगभग 0 के बराबर। ये तो हमने सरफेस बनाई है, इसको वेलोसिटी ना समझें आप। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, लगभग 0 के बराबर है। तो वो पैर को रखेगा, अब पैर हो गया स्थिर, अब दूसरे पैर को उठाएगा, क्योंकि उस पैर में मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्थिर लेयर के टच में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड के बीच में या लेयर्स के बीच में, ये कहलाता है विस्कस फोर्स या शान बल। तो क्या लिखेंगे, लिक्विड लिख देते हैं। ठीक है, लिक्विड ठीक रहेगा। हाँ, द्रव की परतों के मध्य, द्रव की परतों के मध्य इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, द्रव की सतहों के मध्य आंतरिक घर्षण बल ही क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स, मतलब शान बल कहलाता है। शान बल कहलाता है। अब शान बल जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो शान बल है उसकी क्या खास बात है, शान बल आप बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा। एक तो इनकी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करेगा, मतलब इस लेयर का वेग कितना है और इस लेयर का वेग कितना है, और इन दोनों के वेग में क्या डिफरेंस है या क्या वेरिएशन है। वापस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शान बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, इनके वेलोसिटी के वेरिएशन पे। माना यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ कितनी, थोड़ी सी और बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, तो यहाँ ज़्यादा होने का मतलब होगा कि इस पर भी इफेक्ट आएगा, इसके ज़्यादा होने का मतलब इस पर भी इफेक्ट आएगा, या इसके कम होने का मतलब इस पर इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट पे काम करेगा ये, कि दूरी के साथ हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो क्या लिखेंगे, शान बल वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेग प्रवणता पर निर्भर करता है, वेग प्रवणता पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा, बिल्कुल इसके अलावा डिपेंड करता है कांटेक्ट एरिया पे। शान बल कांटेक्ट एरिया पे, शान बल कांटेक्ट हो, क्या लिखें, शान बल चलो एरिया ऑफ, मतलब ऐसा लिख देते हैं, शान बल परतों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब परत जो है वो कांटेक्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है, परतों के स्पर्श, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्पर्श करने वाले। ठीक है, स्पर्श करने वाले क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। चलिए, तो इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा साहब एक विस्कस फोर्स है जो प्रोपोर्शनल है किसके, dv/dx के, और x जो है आप उसका वेरिएशन ऐसे मान सकते हैं ऊपर की तरफ। माना सीधा सीधे समझ लें कैसे आएगा ये, माना इस पोर्शन की वेलोसिटी v है, तो इसकी कितनी है, b + dv, और ये जो है ये है dx। तो हमने कहा कि वेलोसिटी में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, आप बताओगे ΔV/Δx। तो डेल्टा v कितना है, v + dv - b/Δx। तो b से v कट गया तो क्या आ जाएगा, dv/dx
आप इसको लिख सकते हैं छोटा सा यदि चेंज है तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब डिपेंड करेगा एरिया पे, तो आप यहाँ पे एरिया लिख दीजिए और टोटल लिख दीजिए ए डी वी अपॉन डी एक्स। कई जगह आपको ध्यान रखना ये डी वी अपॉन डी जेड से भी मिल सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये मान्यता होती है कि ये एक्स होता है और वाई जो है जैसे 3D का डायग्राम है तो हॉरिजॉन्टल जो है नदी का उस पर एक्स और वाई ले लिया और ऊपर की तरफ जेड ले लिया। तो कई जगह ऐसा है, आप कोई सा भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। ध्यान रखना हमेशा, ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी ग्रेडियंट लगेगा, जब भी आपको प्रवणता दिखेगी, आप हमेशा ध्यान रखना वहां या क्या लिखें, किसी राशि का नाम लिख लें जैसे, तो लिख देते हैं हमेशा किसी भी राशि का दूरी के साथ चेंज देखा जाता है। मतलब ऐसा लिख देते हैं हमेशा यदि राशि का दूरी के साथ, है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यदि किसी भी राशि का दूरी के साथ चेंज देखा जाता है तो वो हम क्या देगा, हमेशा प्रवणता। ध्यान से समझो, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेग प्रवणता, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ताप प्रवणता, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स या दूरी या आर, ऐसे लिखते हैं ना, आपको याद होगा सिंबल आर क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब विभव प्रवणता। तो जब भी आपका दूरी के साथ किसी भी राशि में वेरिएशन देखोगे, हम पीजीडी फिजिक्स पॉइंट में दूरी के साथ वेरिएशन, पीजीडी फिजिक्स पॉइंट पर पढ़ता, थोड़ा थोड़ा सा बोल देना चाहिए बीच बीच में। तो ठीक है, ये हो गया कार्यक्रम अपना। जब भी ये बात ध्यान रखना, ये कभी कभार कन्फ्यूजन कर देता है कि यार इसका क्या करें, तो बड़ा ध्यान रखना। पूरे में आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेडियंट को, तो वहाँ वापस से समझाएंगे और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए, कुल मिला के आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ाई आपका ठीक चल रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। ठीक चल रहा है सबका, कोई परेशान तो नहीं है, कोई डीमोटिवेटेड तो नहीं है, क्योंकि इस उम्र में क्या है कि डीमोटिवेशन भी बहुत हो जाता है कि सर हमारा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम क्या करें। इसके अलावा भी और कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे हम मेंटेन करें पेपर्स को, कैसे हम फिजिक्स को मेंटेन करें। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो, पीछे वाला जो फोर्स है, पीछे वाला जो प्रोजेक्टाइल है, पीछे वाला जो भी पोर्शन है वो धीरे धीरे साफ होने लग गया है। आपने अभी मैकेनिक्स पढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। अब ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो रिलैक्स रहें। पहली बात तो ध्यान रखें, खुद को ये बात भी कहते रहें कि आप देखो, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो हमारी सिचुएशन और हमारी टाइम के अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उसके अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, हमारी बात पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन फिर भी बात इतनी सी है, हम खुद को हमेशा ये कहते थे, ये मानते थे कि भैया हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। आप कहेंगे सर हमको भी पता है। तो जब ये पता है तो भूलने की प्रॉपर्टी भी होगी, ये भी लाजमी है कि आप भूलोगे कोई चीज़ पढ़ोगे तो उस चीज़ के लिए डिप्रेशन नहीं लेना। हाय, महिलाएं बहुत करती हैं, मतलब जो लेडीज़ हैं, सॉरी बुरा मत मानना आप, क्योंकि कई सारी शादीशुदा भी हैं, कई सारी हुई शादी भी नहीं हुई है। तो कई सारी महिलाएं देखी अरे राम मैं तो भूल गई। अरे यार काहे टेंशन कर रहे हो भैया, ऐसा डिप्रेशन मत लो। इंसान हो, भूलोगे, चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे तो भूलोगे। तो बेहतर क्या है, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाते हुए उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन का मतलब जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है तो आई थिंक इसमें 5-6 लेक्चर हो जाने हैं, 7 लेक्चर भी हो जाएंगे, और 7 लेक्चर कंटेंट काफ़ी हो जाता है। तो आप एक लेक्चर को, जैसे आज आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो लेक्चर को ख़त्म होने के बाद उसी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, आपका पेज अभी कुछ बचा हुआ है, तो उस पेज पे आज का समरी लिख दो। मतलब आज लेक्चर में आपने क्या सीखा, क्या सीखा से मतलब कौन कौन सी चीज़ें सर ने ऐसी बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, मेरे हिसाब से जो मुझे पहले नहीं आती थी आज सीख गई या सीख गया। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ आप नोट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप
चेंज करोगे पेजेस को, जब भी आप पुरानी चीज़ों को देखोगे तो भले ही वो पूरा डिस्क्रिप्टिव चीज़ जो है, पूरा जो डिटेल में लिखा हुआ चीज़ है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन डिटेल के बाद जो आपने छोटा सा लिखा है वो आपको समझ में आ सकता है। बताया समझ में क्या कह रहे हैं हम आपसे? भले ही आपकी और हमारी बहुत दूरी है, दूरी से मतलब ये होता है कि हम आप और एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच बताते हैं, टीचर जब आप बन जाओगे और बन ही जाओगे, पढ़ाई कर रहे हो तो, हमको पहले लगता था कि टीचर एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत ही आरामदायक पोस्ट है। हमको ऐसा लगता था कि लेक्चर ले लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे तो सोचोगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो नहीं सोच पाओगे। लेकिन टीचर बनने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि वास्तविकता में जब इस पोस्ट पे आप खड़े होंगे, स्कूल्स में आप जाओगे, तो वहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि यार वास्तव में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। वहाँ उन बच्चों को देख के ऐसा नहीं लगता कि दूसरे के बच्चे हैं, बड़ी टेंशन होती है उनको देख के कि यार इनका लाइफ ख़राब ना हो जाए। हम बच्चों से कह रहे हैं, हम आपसे भी कहते हैं, आप कई सारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते। आप छोटे बच्चे हैं, हो सकता है किसी बात को ना माने, आप तो क्या समझदार हैं, खुद की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। छोटे बच्चे बातों को नहीं मानते, कभी कभार ऐसा होता है। जैसे आपको पता है हर क्लास में 2 3 4 5 रो होती हैं, तो लास्ट वाली जो बेंच है उस पर ऐसे ही कलाकार बैठे रहते हैं जो बात को नहीं मानते। लेकिन टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो बुरा नहीं कर सकता, उसके बाद भी उनको समझाता रहेगा, बताता रहेगा। इसलिए भले ही आपका और हमारा कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, लेकिन सच बताते हैं आपकी बड़ी टेंशन होती है हमको। इसलिए टेंशन होती है कि आप भी किसी सपने को लेकर तैयारी कर रहे हो, आप भी किसी आप भी लेक्चरर बनना चाहते हो, या कहें तो आप की जॉब लगती है तो कई जुड़े हुए आपसे जो लोग हैं उन सब का लाइफ बेहतर बनता है। और इतना पढ़ लिख के आप लेक्चरर बन रहे हो तो आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वहाँ भी आप बेहतर काम करोगे, ये निश्चित बात है। इस वजह से हम इस कंटेंट को पढ़ाते वक्त आपका बहुत ध्यान रखते हैं कि एक भी छोटी सी छोटी चीज़ भी मिस ना हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे बैठे हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज भी है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी बैठे हैं जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है। हम ये नहीं कह रहे कि नॉलेज के बेस पे सिलेक्शन होगा, नहीं साहब, आपकी मेंटलिटी, आपका जो स्ट्रेटजी है और आपकी जो समझ है उससे सिलेक्शन होगा। यदि नॉलेज से, यदि ज्ञानी होके ही सब कुछ हो रहा होता तो लोमड़ी जो है जंगल की राजा होनी चाहिए, क्योंकि लोमड़ी जो होती है, जो फॉक्स होती है, वो सबसे ज़्यादा समझदार होती है। और ना ही केवल और केवल लड़ने की क्षमता से सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि लड़ने की क्षमता ताकतवर के बेस पे देखें तो वो हाथी है, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे देश में पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल तक पढ़े हुए हैं, लेकिन देश पे राज आप जानते हैं सब, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो कहने का मतलब पढ़ाई नेसेसरी है, नॉलेज से ही दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन नॉलेज जो है वो कितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। आप 8 घंटे भले ही सीट पे बैठे रहो, आप 10 घंटे भले ही सीट पे बैठे रहो, लेकिन उसमें कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं, केवल आप डिप्रेशन ले रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप उस चीज़ को हैंडल करना सीखें। सीखने का मतलब पर डे कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास आती होगी और ये आएगी ही। जॉब लग जाओगे उसके बाद भी आएगी, और जॉब नहीं लगेगी तो उसके बाद भी आएगी, लेकिन जॉब लगने के बाद थोड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम होंगी। डिप्रेशन उसमें उतना ही होगा जितना आज आपको हो रहा है। ध्यान रखना, इस बात को आप हमेशा लिख लें। ये बात आपने भले कहीं ना कहीं देखी होगी, सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आप अपने कॉपी पे, ऐसी कॉपी पे जो कोई देखे ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, आप कहीं लिख लें इस बात को कि प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ती। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो भी हम ऐसा महसूस करते थे एक बार बस क्वालिफाई हो जाए, और क्वालिफाई एक नहीं 5 5 6 6 हुए, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब लेवल बदल गया है नो डाउट, लेकिन हैंडल करना सीखना पड़ेगा। यदि आज आप प्रिपरेशन के दौरान चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हो, आप यदि प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो जो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको मजबूत करती है या प्रॉब्लम लड़ने के तरीके सिखाती है, तो इन फ्यूचर में भी वो स्किल काम आएगी। क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती और छोड़नी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एक, आज थोड़ा सा चलो बता देते हैं, बाकी का टॉपिक पे ही हम रहते हैं हमेशा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबको अच्छे से पता है कि एक संत साहब आए थे
मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रॉब्लम से छुटकारा चाहता है। तो उन्होंने कहा कि साहब कई सारे स्टूडेंट्स थे, कई सारे उसमें युवा थे, कई सारे उसमें ऐसे लोग थे जो बुढ़ापे वाली स्थिति में भी थे। तो कई सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब हम जो हैं चाहते हैं कि प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिले। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है प्रॉब्लम छुटकारे का? उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ठीक है मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपका ज़िंदगी बड़ा सुकून से चलेगा और आप हमेशा आराम करते रहोगे। उन्होंने कहा कि फटाफट बता दीजिए, हमको जाना है। उन्होंने कहा कि जो शमशान है वहाँ आप चले जाएं और लाइक अ डेड बॉडी आप वहाँ रहें, मतलब आप मर जाएं कुल मिला के, क्योंकि मरने के बाद ही समस्याएं ख़त्म होती है। तो ये बात बड़ी कॉमन है, आपके माता पिता ने आपको समझाई होगी, आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे उन्होंने आपको समझाई होगी, लेकिन वास्तविकता में इसके मतलब को समझो। ये बहुत गज़ब का बात है। ये इसलिए गज़ब का बात है क्योंकि ये आपको क्या सिखा रहा है? ये आपको सिखा रहा है कि भाई साहब प्रॉब्लम से आप परेशान मत हो। ये आपको ये भी सिखा रहा है कि मरना सबको है, मरने से पहले प्रॉब्लम से लड़ना तो पड़ेगा ही। खुश रह के लड़ लो या रो के लड़ लो, लड़ना तो पड़ेगा। सीधा सीधा मतलब है, जब लड़ ही रहे हैं ना तो तरीके से लड़ते हो ना यार। आज हर कोई माता पिता सोचता है कि बच्चा हमारा सेना में ना जाए, हर कोई ऐसा सोच लेता है कभी कभार कि हमारा बच्चा पॉलिटिक्स में ना जाए, कि वहाँ थोड़ा खतरा है। खतरा तो यहाँ भी है, खतरा कहाँ नहीं है? जॉब नहीं कर रहे हो तो भी खतरा ही है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। जॉब में हो तब भी खतरा ही है, कोई पकड़ ना ले, कोई गलती नहीं हो जाए हमसे, चीज़ों को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हो। और जॉब में रहते हैं तो जॉब वाले लोग मिलते हैं तो लगता नहीं है कि अपन जॉब में हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार वही साधारण लाइफ चल रहा है हमारा तो। और हम सब लोग जिस कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी का मतलब जिस पढ़े लिखे रीजन से आ रहे हैं आजकल, उनके अंदर क्या है कि ऐसा लगता है यार ये तो मोनोटोमी वाला काम हो रहा है, ये तो कॉमन काम है जो रिपीट करते रहना है, तो कैसे सर्वाइव होगा। तो सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबका अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स होके, सबसे पहले ध्यान रखना, दिमाग को रिलैक्स रखना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो इस पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। संडे के दिन यदि आप बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पॉइंट पे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए फैसिलिटी है, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और भैया बाकी का यदि इन चीज़ों से सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये ज्ञान हमको पता है, कोई और तरीका बताओ, कोई ताबीज़ वाबीज़ मिलता है क्या आपके उधर? हमको ताबीज़ भिजवा दो एक, जिससे फ्लूइड मैकेनिक्स का ताबीज़ बांध लें, एक बीएससी का ताबीज़ बांध लें और एक एमएससी का ताबीज़ बांध लें। भाई साहब आते भी हैं ताबीज़, आपको पता नहीं है। एक व्यक्ति हैं, वो एक दिन में, वो पता है क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, एक दिन में नौकरी, शौतन, मनचाहा प्यार और पाने के लिए एक ताबीज़ आएगा, उसको बांध लो, एक दिन में लग जाएगी। यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी आपने, यदि ये वीडियो देख ली तो आप टॉप करोगे, यदि आपने आज ये वीडियो देख ली तो कल के एग्जाम आप टॉप करोगे। इस तरह की वीडियोस भी आती हैं, तो या तो आप वो देख लो, बढ़िया चल रहा है उनका काम भी, आपका हो सकता है कुछ काम हो जाए, या फिर जो प्रॉपर वे है आप उसको फॉलो कर लो, जैसा आप ठीक समझे वैसा आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं लेक्चर तो भी चलेगा, थैंक यू हम वैसे अक्सर लास्ट में बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। तो डी वी अपॉन टीचर हटा देते हैं, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन लगेगा, सारा डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड नहीं किया भैया, ये तो हमने लिख दिया है थोड़ा सा बताने के लिए। तो हाँ, दुनिया में जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो एक कांस्टेंट का जन्म होता है, ए डी वी अपॉन डी एक्स। और ये जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, हम इसको एक फॉर्मूला डिक्लेयर कर देते हैं कि सर ये आ गया हमारा विस्कोसिटी का फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, शान बल। क्या है ये? शान बल का फॉर्मूला। तो सर ये नीटा क्या है? अरे नीटा है शांता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, शांता गुणांक, ठीक है। ए क्या है आप भी जानते हैं साहब, ए तो एरिया है, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता। चलो साहब आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब नीटा जो है, ठीक है सर शांता गुणांक है, लेकिन किस किस बात पे डिपेंड करता है? क्या इसका यूनिट है, क्या इसका मात्रक है, वो आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन क्या है? तो नीटा का डायमेंशन निकालने के लिए इधर क्या है? फोर्स है,
नीचे क्या लेके आना पड़ेगा, एरिया लेके आना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, देखो वैसे तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। dx अपॉन डी भी तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये डी वी अपॉन डी एक्स बहुत बढ़िया है। तो यहाँ देखें, ऊपर क्या आ गया जी, न्यूटन, नीचे क्या आ गया जी, मीटर, ओके। और ये क्या आ जाएगा जी, 1/सेकेंड। कौन कौन सहमत है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड। नीचे क्या है जी, मीटर, मतलब दूरी है, मीटर से मीटर कट गया तो 1/सेकेंड। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं इसको, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। चलो साहब, ये तो आ गया आपका यूनिट, आपका और हमारा भी है, और इसको कहते हैं, ये होती है 10 डेका पोइज, ठीक है। क्या होती है, 10 डेका पोइज। क्या है ये ऐसा यूनिट है भाई, ध्यान रखना एग्जाम पेपर में ये आती है, 10 डेका पोइज। न्यूटन इंटू सेकेंड लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओ, इंटू मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन, आप चाहो तो डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी, m1 l-1 t-1, चेक करो भाई। फोर्स देखो, m1 l1 t-2, यस सर, फोर्स मिल गया। नेक्स्ट, और नीचे क्या है, L2, ओके। ये क्या है जी, ये सर t-1 आना चाहिए, क्योंकि 1/सेकेंड है तो t-1 आना चाहिए। ये कट गया, ये 2 है -1, ठीक आ रहा है, इसका मतलब आप इसको चेक कर ले, यही आएगा, ठीक है। चलिए, किस किस बात पे डिपेंड करेगा, सर ताप पे करेगा, एरिया पे करेगा। ये कौन ताप पे करेगा साहब, मतलब आ जाओ, नीटा ताप पर निर्भर करता है। नीटा से तो ऐसा लग रहा है कि ये लेडीज होगी, मतलब करती आ सकता है, लेकिन फिर भी आप करता लिख दीजिए, क्योंकि गुणांक है, कोफिशिएंट है। ताप पर निर्भर, नीटा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाओगे तो, ध्यान रखना भाई, द्रवों में नीटा घटता है, मतलब शांता गुणांक घटेगा, किसमें, लिक्विड्स में। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, गैसों में, किसमें, गैसों में नीटा बढ़ेगा, अपोजिट होता है। आपको पता है कि यदि हम किसी, जैसे शहद है तो शहद बहता है, एक हमारा ठंडों के, जब ठंड होती है, सर्दियाँ होती है, तब पानी बहता है। अब पानी को गर्म करके मतलब फ्लो करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी, कहने का मतलब वो पतला हो जाएगा थोड़ा सा, तो आसानी से फ्लो हो सकता है। तो उसकी जो शांता है, गुणांक है, वो घट जाएगा। आप कहेंगे शांता गुणांक कैसे घटेगा, हमारा जो विस्कस फोर्स है वो भी तो घटेगा। विस्कस फोर्स क्यों घटेगा, वो इसलिए घटेगा क्योंकि लेयर के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यदि कोई चीज़ गाढ़ी है, कोई चीज़ ज़्यादा घनत्व वाली है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जैसे शहद में होता है। शहद को आप थोड़ा सा फ्लो करो, फैला दो, तो शहद धीरे धीरे बहता है। क्यों, ऊपर वाली लेयर नीचे वाले को बहुत तेज़ी से पकड़ रखी है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाले को बहुत तेज़ी से पकड़ रखी है। पानी फेंक दो, कम पकड़ रखा है तो नीटा कम है। चलिए नोट करें, फिर आगे बढ़ते फटाफट से लिख लें भाई। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम समझते हैं स्टोक्स का नियम। क्या है स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ कर देते हैं, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी यही नाम है इसका, स्टोक का, स्टोन नहीं सर, स्टोक। चलिए ठीक है, नियम है, आज क्या हो रहा है, नियम। स्टोक्स का नियम क्या कहता है, पहले इस बात को समझो कि चीज़ है क्या। आपको पता हो, आपने क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग की है क्या, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं ना आई थिंक। जब ऊपर से किसी प्लेन से कूदा जाता है, पैराशूट लगा कूदते हैं, लेकिन पैराशूट तब लगाते हैं जब नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी का ऊपर तैरने के लिए हवा में हम लोग ये इस तरह के कुछ काम करते हैं। आपने पैराशूट देखा, पैराशूट को हम पहले लेके भागते हैं, फिर हमको ऊपर उड़ा ले जाता है, और धीरे 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 बहुत धीमे वेग से वो बहता रहता है, फिर धीमे धीमे वेग से नीचे आता है। देखा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, कभी ऐसा देखा है आपने कि एक बकेट में पानी भरा है, या किसी कांच के गिलास में पानी भरा है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो,
और आपने क्या किया, उसमें कुछ ऐसा छोटा सा पार्टिकल डाला, तो पार्टिकल पहले तेजी से गया, फिर धीरे 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 जाता है। ऐसा देखा आपने? देखा होगा। हमारी ज़िंदगी में थोड़ी होते हैं, आपके में भी होते होंगे। सही में ये ना नेचर। तो एक चीज़ और देखी होगी। क्या देखी होगी? जैसे आप किसी भी बॉल को देख लें, बॉल को आप डालें पानी के अंदर, तो वो भी सेम पैटर्न फॉलो करती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी आपने सोचा कि गोली जो है, बुलेट, जिसमें हम AK-47 लगा के चलाते हैं, बुलेट का जो वज़न है, बुलेट का जो मास है, वो मोटी मोटी जो पानी की बूंदें आती हैं बारिश के समय पे, उससे लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि छोटी बुलेट है तो लगभग बराबर होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, यदि छोटी वाली बुलेट ले लें और पानी की बूंद ले लें तो लगभग दोनों का मास बराबर होना चाहिए, या मान लेते हैं बराबर है। जब बुलेट को शूट करते हैं तो दिल के पार, जिगर के अंदर और उधर निकल जाती है। लेकिन पानी की बूंद कितने ऊपर से आ रही है, और G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रही है, फिर भी पानी की बूंद हमको गोली की तरह नहीं फेंकती। आप कहेंगे नहीं सर, वो तो भगवान का सामान है, और ये पृथ्वी और ये जो बुलेट चला रहे हो तो इंसान का सामान है, अंतर है। अरे नहीं नहीं साहब, सामान का अंतर नहीं है, समझो क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट हो तुम, संस्कृत के थोड़ा ही सामान कर रहे हो। इधर देखो, हम कैलकुलेशन करते हैं कि माना 10 किलोमीटर से या 10⁻³ मीटर से क्या आ रही है, पृथ्वी की पानी की बूंद आ रही है यहाँ से। ठीक सा पानी की बूंद आ गई, और इसका वजन आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करो, ज़्यादा नहीं ना तो आप इसका 10 ग्राम वजन मान लो, तो उसको हम केजी में लिख दें, तो ऐसा लिख दें 10 ग्राम की बूंद है। और एक काम करें, अब आप कैलकुलेशन कीजिए कि जब ये ज़मीन पे टकराएगी तो इसका वेग कितना होगा। तो ज़मीन पे टकराएगी तो B² बराबर U² + 2AS। B² निकालना है, जब चलती होगी तो वेग 0 ही होगा। 2 ठीक है, और G भी ठीक है, और S भी ठीक है। 2 × कितना है, इसको 10 मान लें। और दूरी कितनी है जी? है जी, मास तो काम आया ही नहीं इसका। हाँ, बात तो सही है, मास काम आया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो 2 × 10 क्या लिखें इसको, 10⁻³ कितना आ गया? 2 × 10⁻⁴। इतना ही आ रहा है क्या? हाँ जी, यही आ रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो गई। तो हमको ऐसे गोली की तरह लगना चाहिए, नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये नहीं लगता है। क्यों? कोई कारण बता सकते हैं आप हमको? इसमें एयर फ्रिक्शन भी लगना चाहिए। इतना वेग आएगा नहीं, क्योंकि एयर फ्रिक्शन भी लगेगा आई थिंक, है ना। लेकिन फिर भी गोली के बराबर वेग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस चीज़ को समझाता है भाई साहब हमारे स्टोक के नियम। कौन समझाते हैं? हमारे सर हैं, वो समझाते हैं स्टोक का नियम। स्टोक का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी फ्लूइड में आप किसी ऑब्जेक्ट को, वैसे तो ये स्पेशली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की ही बात करता है, ये किसी अदर शेप के ऑब्जेक्ट की बात नहीं करता, लेकिन हम ये कह दें कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड में छोड़ोगे, हमारी जो पानी की बूंद है वो भी हवा में होके आ रही है, और हवा भी क्या है, गैस है, और गैस क्या होता है, फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब वहाँ भी स्टोक का नियम लगेगा। तो वो ये कहते हैं कि यदि आप किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो कुछ समय के बाद वह अपना एक नियत वेग, एक टर्मिनल वेलोसिटी, एक मतलब अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है, और पूरे रास्ते उसी वेग से गतिशील रहता है। और इसको क्या कहते हैं? स्टोक का नियम कहते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं क्या व्यवस्था है, लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार, क्या है इस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी पिंड को फ्लूइड में, मतलब तरल में, यहाँ तरल लिखना, द्रव मत लिखना, क्योंकि द्रव भी उसी में शामिल है, तरल में छोड़ा जाता है, तो क्या, तरल में छोड़ा जाता है तो वह
वह प्रारंभ में तो तेजी से गिरता है, लेकिन कुछ समय बाद नियत वेग ग्रहण कर लेता है। इस स्थिति में ऑब्जेक्ट पर एक बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और जो बल लगता है वो है F बराबर 6 पाई नीटा आर वी टी। ओहो, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। 6 पाई नीटा आर वी टी। वी टी क्या है जी? टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, जो भी आपको पसंद हो। आर क्या है जी? ऑब्जेक्ट का रेडियस। हमने कहा था ना कि ये जो स्फेरिकल शेप के लिए, उन्हीं के लिए तो रेडियस तो स्फेरिकल शेप की होगी। तो क्या लिखेंगे? गोलाकार ऑब्जेक्ट या पिंड की त्रिज्या। नीटा क्या है जी? वही, ये तो शांता गुणांक है, तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सर ये बीटी का मान क्या होता है? और बीटी का मान ध्यान रखना, बीटी का मान, इस बीटी के मान से लगातार आरपीएससी में और केबीएस एनवीएस में क्वेश्चन आए। आरपीएससी का तो हमको एग्जैक्ट याद है, 2015 और 2013 में देख लें, लगातार क्वेश्चन आया है बीटी के मान से। और एक क्वेश्चन पूछा है बीटी प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर वन अपन आर स्क्वायर, इस टाइप से आया हुआ है। यूपी पीजीटी का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला बन के आता है और जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। बस आमतौर पे यदि हम पढ़ाते हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं, पर ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता देंगे जिससे कैसे प्राप्त करते हैं। बीटी का मान, अंतिम वेग का मान, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि फ्लूइड में आप फ्लो कर रहे हो तो उसका जो वेलोसिटी है वो नियत क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपको समझ में आएगा। देखो, बहुत बढ़िया कहानी बता रहे हैं आपको, बहुत शानदार। इसके लिए तो हम खुद कह रहे हैं ये शानदार कहानी है। वैसे हम खुद का पढ़ाई कभी करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कर देना चाहिए, क्योंकि आप तो करते नहीं हो तो हम ही कर देते हैं। देखो साहब, ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को, वो एक लाइन है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो यदि किसी को पानी दिख रहा है तो भला, यदि किसी को गैस दिख रही है तो भी भला, मतलब फ्लूइड है कहने का मतलब। ठीक है, इसको बंद भी कर दिया। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डाल दिया, एलओजी ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने? सबसे पहले डाल दिया, और अभी हमने छोड़ा नहीं है, इसको पकड़ रखा है, जस्ट छोड़ा है, t बराबर 0 टाइम है। तो जस्ट इसको छोड़ा है तो जाहिर सी बात है ये छोड़ने वाले हैं, तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, तो जाहिर सी बात है नीचे आएगा। थोड़ा सा भाई साहब और आगे चले। अभी हमने क्या किया है, इस पे पानी के अंदर है और लगभग t बराबर 0 पे छोड़ने वाली स्थिति में है, तो नीचे क्या लगेगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? अब थ्रस्ट, मतलब बायोंसी फोर्स, बायोंट फोर्स। अब ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा है। यदि mg ज़्यादा है तो नीचे आएगा, अब थ्रस्ट ज़्यादा है तो ऊपर आएगा। मतलब एक लोहे की बॉल ले लो और छोड़ दो तो नीचे जाएगी। प्लास्टिक की बॉल, आपने देखा रबर की बॉल आती है, मेलों में मिलती है, वो गैस भर के, उसको दबाओगे तो वो ऊपर आएगी। तो कहने का मतलब हम मानते हैं कि हमारा जो mg है वो ज़्यादा है किससे? अप थ्रस्ट से, तो क्या होगा? नीचे आएगा। ये भाई साहब आ गए यहाँ, कहाँ? नीचे। कितना आ गए? mg। ऊपर क्या लग रहा है? अप थ्रस्ट। अब इसके पास क्या है? कोई ना कोई वेलोसिटी है। यहाँ से जब चलना चालू किया तो उसके पास एक्सेलरेशन था, भाई नेट एक्सेलरेशन भी तो आएगा। नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? यहाँ पे ma बराबर mg माइनस u के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन है तो इसके पास वेलोसिटी भी है, और जब जब वेलोसिटी होगी तो ये फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। F बराबर 6 पाई नीटा आर वी। अब हम इसको बीटी नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हम नहीं मान रहे हैं कि ये नियत वेग से चल रहा है, हम मान रहे हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है। अरे ये फोर्स कौन सा है?
ये वो फोर्स है, जैसे आपने किसी बॉल को हवा में फेंका, तो ये कोई बॉल है जो हवा में जा रही है, माना किसी वेग से जा रही है, तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता? यही है 6 पाई नीटा आर बी। ये क्या है कि एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स है जो पीछे की तरफ लगता है किसी बॉल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स है ये वाला। तो एक काम करें, अभी क्या है कि अभी हमारे ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं इस केस में? इस केस में सर फोर्स लग रहे हैं 2। कौन कौन से? एक तो लग रहा है सर F, मतलब लिख देते हैं टोटल फोर्स 6 पाई नीटा आर वी प्लस यू बराबर mg। लेकिन यहाँ भी हमारा जो mg है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी कम है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से ये फोर्स क्या है? कम है। ये तो पहले जैसा ही है। तो अभी भी ये u जो है, u में ये फोर्स जुड़कर इतना नहीं बना पा रहा कि mg हो जाए। रिपीट कर रहे हैं भैया, यहाँ तो दोनों बराबर है ही नहीं, mg ज़्यादा है, u कम है, इसलिए नीचे आ रहा है। लेकिन u में अब ये फोर्स जुड़ गया, तब भी दोनों मिलके mg के बराबर नहीं बना पा रहे। फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन तो है ही, तो एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी को बढ़ाएगा। नीचे की तरफ आ जाओ, और यहाँ क्या हुआ? यहाँ वेलोसिटी और बढ़ गई, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ गई तो नीचे क्या लग रहा है जी? mg। ऊपर क्या लग रहा है? u। और यहाँ एक ऊपर एक फोर्स लग रहा है F बराबर 6 पाई नीटा आर बी डैश। यहाँ वेलोसिटी बढ़ी हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी हो गई कि ये 6 पाई नीटा आर वी डैश बराबर प्लस यू बराबर हो गया mg के। यहाँ इतनी वेलोसिटी हो गई, और यदि यहाँ इतनी वेलोसिटी हो गई है तो अब इस वेलोसिटी को जो एक्सेलरेशन को जीरो कर दे, ऐसी वेलोसिटी का मान जो इसका एक्सेलरेशन जीरो कर दे, जो ऊपर वाले नीचे वाले फोर्स को बराबर कर दे। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? नियत। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? बी डैश को vt। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये होता है vt, और vt का जो मान है आप भले इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। 6 पाई नीटा आर वीटी है, यहाँ आप इसको वी रो जी लिख दोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, बना सकते हो 6 पाई नीटा आर वी टी। इसको क्या लिखोगे? वी रो जी। इसको क्या लिखोगे? सिग्मा वी जी। किसको समझ में नहीं आया? मास किसका है? बॉडी का। तो घनत्व किसका आएगा? बॉडी का। वॉल्यूम किसका आएगा? बॉडी का। यू क्या है? वॉल्यूम। वी रो जी है यू, मतलब अपृष्ठ क्या होता है? वी रो जी। वी कौन सा है? जो पानी के अंदर वॉल्यूम है, पानी के अंदर पूरा वॉल्यूम है, तो वही भी आएगा जो यहाँ है। डेंसिटी किसका आता है? पानी का, या जो भी लिक्विड है, रो और जी। एक काम करें साहब, कर लो। क्या चाहिए? वीटी चाहिए, तो इधर रखो। इसको सॉल्व कर लेना आप। देखो इसमें जाने का ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसा लगता है थोड़ा सा वी जी, ठीक है? ऐसा आप कर सकते हो। और उसको 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हो। वॉल्यूम को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो, और ये आ गया जी। और इधर क्या आ रहा है? 6 पाई नीटा आर वी टी। देखो एक आर है, यहाँ कितने रह गए? 2। पाई से पाई जिंदाबाद। ये आ गया 3, ये आ गया 2। आंसर आपके सामने आ गया, हमको ऐसा लगता है। ये लो जी, आंसर आ गया 2/9 और आर स्क्वायर नीटा सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी। ये लो जी, ये है बी टी बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी। देख लो कोई सामान रह तो नहीं गया, पाई से पाई कट गया, नीटा नहीं, ये ठीक आ रहा है। बी टी बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी अपन नीटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी, अरे आर स्क्वायर जी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या आया था इन एग्जाम्स पेपर में? अंतिम वेग का मान होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आर स्क्वायर के। आरबीएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो रेनॉल्ड नंबर का बहुत पसंद है और एक इसका बहुत पसंद है, तो इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। इसको तो याद रख लेना। एक बार और लिख रहे हैं 2/9, ऐसे याद रखना इसको, आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा सिग्मा माइनस रो, ठीक है? चलिए आप इसको लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।